यहां से स्टार्ट होती है। देखिए ऑर्गेनिक रिएक्शन, इतनी सारी रिएक्शन है, याद करना बड़ा मुश्किल है किसमें कौन प्रोडक्ट बनेगा। यहां कई सारी चीजें हमें देखनी पड़ेंगी। बॉन्ड कैसे टूटा, टूटने के बाद क्या बना, इन चीजों को हम कहीं मेंशन नहीं करते। एक बात याद आ गई, 3 तरीके के मित्र होते हैं आपके लाइफ में। ये चीज तो स्टार्ट करने ही वाले हैं। 3 तरीके के मित्र होते हैं और बात इससे जुड़ी हुई है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। एक जो मित्र होता है वो होता है आयुर्वेद, मित्र की कल्पना आयुर्वेद से। दूसरा जो मित्र होता है वो कुछ इस कैटेगरी के होते हैं, एलोपैथिक कैटेगरी के। और जो तीसरे मित्र होते हैं वो होम्योपैथिक होते हैं। आयुर्वेदिक मित्र वो हैं जिनका साइड इफेक्ट नहीं होता, लेकिन इमरजेंसी में कभी याद करोगे तो मिलेंगे नहीं आपको। आपको 1 महीने बाद उनकी जरूरत है तो उनको बता दीजिए। यही तो होता है ना आयुर्वेद दवाओं का। एलोपैथिक ये होता है आपको दर्द है तुरंत लीजिए एकदम आराम, लेकिन साइड इफेक्ट जरूर होगा। कुछ ऐसे मित्र हैं आप बुलाइए तुरंत काम आएंगे, लेकिन फिर आपको परेशान करेंगे। और तीसरे वो मित्र हैं जिनका होना ना होना पता ही नहीं चलता, उनको होम्योपैथिक कैटेगरी में। ये सारी कहानियां आज सेट होने वाली है यहाँ पर। इन कहानियों के माध्यम से ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीखेंगे हम। आपको पता है कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है और कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है और कोवेलेंट बॉन्ड भी 2 तरीके के होते हैं। देखिए यहां से स्टार्ट हो रहा है बिल्कुल, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मींस कार्बन। कार्बन तो है। कार्बन जो बॉन्ड बनाता है वो एक बॉन्ड होगा पोलर और दूसरा होगा नॉन पोलर। पोलर कोवेलेंट, नॉन पोलर कोवेलेंट। कोवेलेंट इतना तो हमें पता है कि वो शेयरिंग से बनता है। कोवेलेंट बॉन्ड बनता है 2 इलेक्ट्रॉन ये दे 2 ये दे, दोनों मिलकर के, या 4 इलेक्ट्रॉन उनके बीच में शेयरिंग हो जाए। यहां आप देख रहे हैं कार्टून, ये दोनों एक जैसे हैं, बिल्कुल सिमिलर। दोनों ने इलेक्ट्रॉन का साझा किया, यहां जो बॉन्ड बना प्योर कोवेलेंट बॉन्ड कहेंगे। लेकिन इसमें देखिए कितने गुस्से में है, दांत दिखा रहा है, ये दांत दिखा रहा है, मतलब बड़े फोर्स से इलेक्ट्रॉन को खींचता है अपनी तरफ को। शेयर तो कर लिए, मतलब पार्टनरशिप हो गई, लेकिन सारी चीजें अपनी तरफ खींच के रखेगा। देखिए इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ है ना, ये बेचारा कह रहा है दम तो ये भी लगा रहा है, लेकिन इससे कुछ हो नहीं पा रहा है। ऐसे बॉन्ड जो होते हैं वो होते हैं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। इन बॉन्ड को टूटना पड़ेगा। AB + CD ये बनाने वाले हैं AC + BD। अब यहां से ये बॉन्ड कैसे टूटे और ये कैसे बने, इस चीज का नाम है बॉन्ड फिशन। यहां पर एक हेडिंग डाल दीजिए आज पहला, बॉन्ड फिशन। हिंदी में बोलेंगे बंध विदलन। जब 2 भाई के बीच में बंटवारा होता है तो उनका भविष्य वही निश्चित होता है, सबको पता होता है। 2 भाई हैं, साथ साथ रहते थे, शादी हो गई, नया घर बसाएंगे, लेकिन घर जब बसेगा जब प्रॉपर्टी बटेगी उनके बीच में, और प्रॉपर्टी बटते हुए हमने देखी, दैट वाज इंटरमीडिएट स्टेज। अगर वो आराम से चुपचाप अलग हो गए, 50-50% दोनों ने ले ली, हम कहेंगे यस, उनके बीच में डिस्प्यूट नहीं होगा, दे आर फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ डिस्प्यूट। दूसरा वो होगा जहां एक भाई बेईमान हो और दूसरा ईमानदार हो, वहां अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। वो उसमें जो अभी नॉन, जो आपको पोलर दिखाया था मैंने, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, और नॉन पोलर होगा वहां जहां दोनों ईमानदार हो। जहां दोनों बेईमान हो वहां क्या होगा, दोनों ईमानदार हैं, बॉन्ड टूट रहा है बिल्कुल इक्वल पार्ट में, एक ईमानदार एक बेईमान अनइक्वल पार्ट में। जो ईमानदार है उसके हिस्सा छिन जाएगा, यानी कि वो डिफिशिएंट हो जाएगा, उसको हम कार्बोकैटायन कार्बन धनायन बोलेंगे। और जो छीन के ले गया उसके पास ज्यादा प्रॉपर्टी चली गई, उसको कार्बन एनायन बोलेंगे। ठीक है, लेकिन अगर दोनों भाई बेईमान हो तो क्या होगा, तब भी इक्वल ही डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अगर दोनों बहुत पक्के बेईमान हो, ना चवन्नी ये ले जाने देगा और ना चवन्नी वो ले जाने देगा, तो या तो दोनों ईमानदार या दोनों बेईमान। जैसे क्लोरीन Cl2, अगर फोटोन लाइट की प्रेजेंस में हो तो बॉन्ड ऐसे टूटता है, दोनों एकदम दोनों पक्के बेईमान हैं, किसी का इलेक्ट्रॉन छोड़ते ही नहीं, और जब आपस में बंटवारा हुआ तो फ्री रेडिकल। ये अभिक्रियाएं जो सनलाइट की प्रेजेंस में होती है, फोटोन लाइट बोलते हैं इसको, फोटोन लाइट,
इनको कहा जाता है फोटोकेमिकल रिएक्शन। फोटोकेमिकल रिएक्शन। बच्चों साथ साथ लिखते जाओ, कहानियां सुनानी है और खूब मजा आएगा और बहुत मजा आएगा। दूसरी रिएक्शन आपने देखी होगी, ज्यादातर ऐसा लिखा रहता है, ये होता है हीट। जो ट्रायंगल बना रहता है ना, कुछ रिएक्शन होती है जो हीट करने पर होती है। हीट का मतलब थर्मोकेमिस्ट्री, तो थर्मल, इनको बोला जाएगा थर्मोकेमिकल। थर्मोकेमिकल रिएक्शन। हिंदी में इनको बोलेंगे प्रकाश सक्रिय अभिक्रियाएं, और इनको बोलेंगे ताप सक्रिय अभिक्रियाएं। आपको पता है ना, सनलाइट बहुत तेज लाइट नहीं होती, यानी कि बॉन्ड को जब तोड़ना हो, जब वो भाई जो ईमानदारी से बंटवारा कर रहे थे, पड़ोसियों को भी पता नहीं चला कि वो कब अलग हुए, तो वहां हीट जनरेट नहीं हुई, यानी कि कम हीट पर। तो जब एरो के ऊपर लिखा रहता है HNu, आप समझ जाइए कम हीट पर रिएक्शन हुई, तो जो आपका बॉन्ड टूटेगा वो होमोलिटिक तरीके से टूटेगा। यानी कि जो भी हम बात कर रहे थे, रिएक्टेंट के पुराने बॉन्ड टूटेंगे, प्रोडक्ट के नए बनेंगे। रिएक्टेंट के पुराने बॉन्ड कैसे टूटे वो डिसाइड कर देगा भविष्य क्या होगा, रिएक्शन करेंगे कि नहीं करेंगे, कैसे करेंगे। दूसरी बात, वो जो इंटरमीडिएट बन गए, अब उनकी स्टडी करना, और फिर उनके साथ में, दो भाइयों के साथ में जो रिश्तेदार जुड़े हुए हैं, कौन इसके पक्ष में और कौन इसके पक्ष में, हम वो भी स्टडी कर लेते हैं। हमें पता चल जाएगा कि उसके साथ अच्छे वाले रिश्तेदार हैं, उसको समझाएंगे, और इसके साथ में कुछ खराब वाले रिश्तेदार हैं तो उसको भड़काएंगे। तो दोनों भाइयों के बीच का 10 साल का भविष्य, 15 साल का भविष्य हम अनुमान लगा सकते हैं। वही कहानी चलेगी आज। कुश कुमार जी, हेमंत सिंह जी, आप सबको टारगेट 90+, सबको गुड आफ्टरनून। कहानी बिल्कुल ऐसे ही जो मैं अभी बता रहा हूं आपको, एक बार रिफ्रेश करके दिखाया जाए मुझे, सब बच्चों का थोड़ा सा वो हो जाए। तो उन जिस तरीके से हम उन दोनों भाइयों का पता लगा लेंगे, बस वही इंटरमीडिएट है, वही हमें करना है, वही पढ़ना है हमें आज। तो बॉन्ड फिशन का मतलब होता है रिएक्टेंट के बॉन्ड टूटना। दो तरीके से बॉन्ड टूटते हैं, एक होता है होमोलिटिक, होमोलिटिक, हिंदी वाले भी ऐसे ही लिखें, होमोलिटिक बंध विदलन, होमोलिटिक बॉन्ड फिशन। और दूसरा होता है हेटेरोलिटिक। हेटेरोलिटिक नाम से पता चल रहा होगा आपको। होमो मतलब जब बॉन्ड बराबर टूटता है, और बराबर टूटने के लिए जरूरी है दोनों एटम एक जैसे हों, दोनों ईमानदार या दोनों बेईमान। तो जितने भी ऐसे एटम होते हैं जैसे O2, N2, F2, Cl2, Br2, I2, दोनों एटम सेम हो, तो बॉन्ड कैसे टूटता है वहां पर? होमोलिटिक तरीके से। और जब बॉन्ड होमोलिटिक तरीके से टूटता है तो इसमें जो इंटरमीडिएट का निर्माण होता है उनको कहा जाता है फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल, हिंदी में बोलेंगे मुक्त मूलक, इनको कहा जाता है मुक्त मूलक। ये नोट कर लिया भाई आपने, यहां तक का होमोलिटिक, हेटेरोलिटिक। इस कहानी को याद रखिएगा कि दो भाइयों का बंटवारा हम कर रहे हैं, उस बंटवारे को ठीक से हमने देख लिया कैसे दोनों भाइयों के बीच में बंटवारा हुआ। अगर आप भी वहां होते तो बड़े आराम से आप बता देंगे कि हम रिश्तेदारी में गए थे, सपोज करिए मामा जी हैं, मामा जी का बंटवारा हो रहा था दोनों का, और हमने देख लिया कि चुपचाप उन्होंने अपनी अपनी प्रॉपर्टी, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, तो मम्मी भी टेंशन में नहीं आएगी, चलो दोनों भाई अलग हुए, चुपचाप हो गए, कोई किसी ने बेईमाना नहीं किया। अब दो कंडीशन है, या तो दोनों मामा ईमानदार बहुत थे या दोनों मामा बेईमान बहुत थे, लेकिन आपस में चीटिंग नहीं कर सके। दूसरा तरीका ये है, वहां बस नाना जी ने कर दिया होगा सारा काम, लेकिन जहां एक बेईमान एक ईमानदार हो, सारे रिश्तेदार इकट्ठे होने पड़ते हैं वहां पर, समझाते रहेंगे फिर भी बेईमाना होगा। तो जब सब रिश्तेदार इकट्ठे हुए, गर्मा गर्माई हुई, यानी कि थर्मोकेमिकल रिएक्शन हो गई, तो वहां पर दो तरीके के इंटरमीडिएट बने, कार्बोकैटायन एंड कार्बन एनायन। वो है फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल हिंदी में बोलते हैं मुक्त मूलक। मुक्त मूलक।
अब मुक्त किस बात से मुक्त है? इस पे कोई चार्ज नहीं होता है, इसलिए नाम दिया गया है मुक्त मूलक। फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल का मतलब इसके पास में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। वैसे इसके बारे में जानकारी बाद में है ना, अभी स्लाइड आपने देखी वहां पर करेंगे। दूसरा जो इंटरमीडिएट है उसका नाम है कार्बो कैटायन, हिंदी में बोलते हैं इसको कार्बो धनायन। और जो तीसरा इंटरमीडिएट है उसका नाम है कार्बन एनायन, हिंदी में नाम हो जाएगा कार्बो ऋणायन। ये तीन तो सबसे मेन है, सबसे प्रमुख इंटरमीडिएट, मध्यवर्ती जिसको बोलते हैं। और नंबर 4 है आपका जो डायरेक्ट मेंशन नहीं किया गया इसमें, कार्बीन। कार्बीन हिंदी में भी इसको कार्बीन ही लिखेंगे। कार्बीन क्या है, अलग अलग से हेडिंग डाल करके इनको पढ़ना है हमने। और 5वें नंबर पर है हमारा नाइट्रीन। नाइट्रीन, नाइट्रीन। और 6ठे नंबर पर है हमारा बेंजाइन। और भी होते हैं लेकिन यही हिंदी में भी इसको बेंजाइन ही लिखेंगे। एक एक करके हमें इनकी स्टडी करनी है। पहले इसको, और ये तो मैं बता ही चुका हूं, पहले कहानी भी आपको सुना चुका हूं, है ना। मजा आ रहा होगा आपको खूब इन चीजों को। अब थोड़े से स्टेटमेंट कुछ इनके बारे में एक एक करके लिख लेते हैं, बेहद ही इंपॉर्टेंट है। मतलब ये चीज समझ जाइए, आपने कहानी सुन ही ली है। पहला हेडिंग डाल दीजिए, फ्री रेडिकल, मुक्त मूलक किसे कहते हैं, इसकी विशेषताएं क्या है। तो तैयार रहिए, जल्दी लिखिए फ्री रेडिकल। यहां देख लेते हैं, ये है पहली बात फ्री रेडिकल की। इसके बारे में जो हम लिखेंगे वो ये कि ये फोटोकेमिकल रिएक्शन, जब एरो के ऊपर ये साइन होता है, एरो के ऊपर लिखा रहता है एच न्यू। एच न्यू का मतलब होता है एनर्जी, E = H न्यू। फोटोकेमिकल रिएक्शन जो होती थी, यानी कि प्रकाश की उपस्थिति में होने वाली अभिक्रियाएं। तो जहां एरो के ऊपर H न्यू लिखा रहेगा, समझ जाइए कि वहां जो रिएक्टेंट का बॉन्ड टूटा है वो होमोलिटिक फिशन से टूटा है। और जब बॉन्ड होमोलिटिक फिशन से टूटता है तो वहां पर मुक्त मूलक मध्यवर्ती बनते हैं। जैसे ए बी, ये एक रिएक्टेंट है, इनके बीच में बॉन्ड बना हुआ है 2 इलेक्ट्रॉन से। तो एक इलेक्ट्रॉन बी ले जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन ले जाएगा ए। तो इस तरीके से इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं आएगा, बस एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो जाने से इसकी जो प्रकृति है, चुंबकीय प्रकृति, मैग्नेटिक जो कैरेक्टर है, ये पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर का हो जाएगा। पैरामैग्नेटिक, हिंदी में लिखेंगे अनुचुंबकीय। इसकी जो प्रकृति है वो अनुचुंबकीय प्रकृति होती है, अनुचुंबकीय प्रकृति। पहला पॉइंट मैंने बोला, मुक्त मूलक जो बनते हैं वो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में बनते हैं। दूसरी बात, इनके ऊपर ना तो डिफिशियंसी होती है, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, ना ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है, शुद्ध सेंटेंस, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है, जिसकी वजह से इनकी जो प्रकृति है वो अनुचुंबकीय हो जाती है। इसका मतलब अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के कांटेक्ट में इनको लेकर के आएंगे तो ये उसकी तरफ या तो अट्रैक्ट होंगे या फिर ये रिपील होंगे। दे विल शो सम मैग्नेटिक कैरेक्टर। ठीक है। तीसरी बात इसके बारे में वो लिख लेते हैं। तीसरी बात ये है कि इनका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है, इनके बारे में यहां देखिए, ये होमोलिटिक फिशन पहला ये बताया मैंने, जहां अपना इलेक्ट्रॉन ले जाता है एटम जब बॉन्ड टूटता है, तो इसीलिए इनको फ्री रेडिकल बोलते हैं। कोई चार्ज नहीं होता इनके ऊपर। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। होमोलिटिक बॉन्ड फिशन में इनका निर्माण होता है। यहां तक ये बातें बता चुका हूं मैं, आप नोट करते जाएं इनको, इससे आगे भी
अगली बात, देयर हैज बीन ए सर्टेन डिग्री ऑफ डिबेट एज टू, अच्छा तो वैसे ही लिखा हुआ है। दूसरी बात है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ये वाला पॉइंट नोट करिए, बिंदु बना करके लिखेंगे आप। पहला बिंदु अनुचुंबकीय प्रकृति, दूसरा बिंदु होमोलिटिक बॉन्ड फिशन में बनते हैं, तीसरा बिंदु एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है और प्रकाशिक सक्रिय अभिक्रिया में, अगला बिंदु है ये sp3 संकरित होता है, इनका जो कार्बन होता है वो sp3 संकरित होता है, जबकि कार्बोकैटायन में sp2 होता है, कार्बन एनायन में फिर से sp3 हो जाएगा। ज्योमेट्री जो होती है उनकी टेट्राहेड्रल नेचर की होती है, चतुष्फलकीय, हिंदी में लिखेंगे चतुष्फलकीय संरचना होती है इनकी। बट इन द केस ऑफ रेडिकल देयर आर ओनली 3 ग्रुप अटैच्ड टू द sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। एक तो कम होगा ना इसमें इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन नहीं है, एक कम होगा, ये बात आपने लिखी। और इसमें एक बात और लिख लीजिए, मैं जुड़वा देता हूं अपनी तरफ से, यहां से हटा करके, इनका जो स्थायित्व का क्रम है सबसे इंपॉर्टेंट, इनका जो स्थायित्व का क्रम है वो टर्शरी, मोर देन सेकेंडरी, मोर देन 1 डिग्री और CH3। टर्शरी फ्री रेडिकल जो होता है वो सबसे ज्यादा स्थायी माना जाता है। देखिए ये कार्बन है, यहां पर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मैंने लगाया, ये कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसको टर्शरी कहा जाता है। समझ में आ रहा है बच्चों? भावना, कुश कुमार, बाकी सभी बच्चे, ये टर्शरी हो गया। सेकेंडरी CH3, CH3, CH, ये 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, वो कार्बन जिस पर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए उसको सेकेंडरी कहते हैं। और यहां पर ये कार्बन 1 डिग्री है और ये मिथाइल रेडिकल है। अब वजह क्या है, क्यों ज्यादा स्थायी है, क्यों ज्यादा स्टेबल है? तो कार्बोकैटायन और कार्बन एनायन में तो वहां पर इंडक्टिव है, प्रेरणिक प्रभाव काम करेगा, लेकिन यहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन है, वो भी अपना रोल प्ले करेगा, स्टेरिक हिंड्रेंस है, वो भी अपना रोल प्ले करेगा। तो यहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस होने की वजह से ये कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं। सबसे अच्छा एग्जांपल लिख लीजिए, जितने भी हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन, जैसे CH4, इसका आपने हैलोजिनेशन कर दिया क्लोरीन से फोटोन लाइट की प्रेजेंस में, तो प्रोडक्ट तो आपने ये लिखा CH3Cl + HCl, लेकिन इसके जब बॉन्ड टूटे, इसके इंटरमीडिएट जब बना, तो वो CH3 फ्री रेडिकल + H फ्री रेडिकल, इस तरीके से। और क्लोरीन के भी जो दोनों बॉन्ड है वो टूट करके क्लोरीन फ्री रेडिकल बनता है। ये तो जितना भी हैलोजिनेशन एल्केन का होता है उसमें जो इंटरमीडिएट है, मध्यवर्ती है, वो फ्री रेडिकल होता है, मुक्त मूलक होता है। कंसेप्ट क्लियर है भाई? इथेन हो और एक और बेंजीन है, उसका क्लोरीनेशन करना है, हैलोजिनेशन, वहां भी इंटरमीडिएट ये ही बनेंगे। और उसके पास में इस तरीके से यहां पर 4 बॉन्ड बने हुए हैं। अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां से चले जाएं एटम के साथ में, तो इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि ये कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया। उस केस में इसको कार्बोकैटायन कहा जाता है। इस कार्बोकैटायन का जो हाइब्रिडाइजेशन है, जो संकरण है, वो sp2 हो जाएगा, sp3 नहीं रहेगा, sp2 हो जाएगा। और sp2 टेट्राहेड्रल नहीं होता, ट्रायंगुलर प्लेनर होता है। ये भी लिख लीजिए अगला पॉइंट कार्बोकैटायन के बारे में, कि इसका जो संकरण है sp2 होता है और इसकी जो संरचना होती है वो ट्रायंगुलर प्लेनर होती है। इसका जो स्थायित्व का क्रम है वो टर्शरी, सेकेंडरी एंड 1 डिग्री होता है। मैं आपके सवालों के जवाब बाद में दूंगा, है ना। एक फ्लो बन रहा है, इसको फटाफट बस नोट करते जाए। कहानी तो आज आपने खूब सुनी है और मजा भी आपको आया होगा। टर्शरी कार्बोकैटायन क्यों ज्यादा स्टेबल है, अब इस पर सुन लीजिए।
अगला जो पॉइंट आपको लिखना है वो उसका आंसर है, प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज देयर स्टेबिलिटी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्लस आई का मतलब होता है इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट जो मैं इंटरमीडिएट से अगले वाली क्लास में कराने वाला हूं। इंडक्टिव इफेक्ट होता है हिंदी में प्रेरणिक प्रभाव, इसको बोलते हैं प्रेरणिक प्रभाव। प्रेरणिक प्रभाव ये कुछ एटम या एटम का जो ग्रुप होता है उनके द्वारा लगाया जाता है, और दो तरीके का होता है। एक प्लस होता है, एक होता है माइनस। प्लस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन जो डोनेट करते हैं उनका समूह जो है, वो जितने भी एटम उसमें आते हैं उनको प्लस आई कहा जाता है। यानी कि आप कहेंगे इलेक्ट्रॉन डोनर, इलेक्ट्रॉन डोनर, इलेक्ट्रॉन दाता। जो एटम होते हैं उनके द्वारा जो प्रभाव दिखाया जाता है उसको बोलते हैं प्लस आई इफेक्ट। और ऐसे एटम जैसे क्लोरीन, जैसे फ्लोरीन, जो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचते हैं, जब वो कार्बन के साथ चिपका दिया अगर उनको, तो वो कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने लगेंगे, उनको बोलते हैं माइनस आई इफेक्ट। अब आप सोचिए, कार्बन तो पहले से ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। अब इसके साथ में अगर आप किसी को जोड़ना चाहते हैं, सपोज करिए मैंने सेकेंडरी कार्बोकैटायन बना लिया इस तरीके से, यहां पे CH3, यहां CH3, और यहां मैंने लगा दिया क्लोरीन। वैसे ये टर्शरी डिग्री का हो गया। इस पे ये कार्बन जिस पर पॉजिटिव चार्ज है वो अलग अलग 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको टर्शरी कहा गया। और ये जो है कार्बन जिस पर पॉजिटिव चार्ज है ये 2 कार्बन से जुड़ा है, तो क्लोरीन है। ये सेकेंडरी है। ये तो कंफर्म है कि ये ज्यादा स्टेबल है। लेकिन अगर क्लोरीन को हटा करके मैं यहां पर आयोडीन लगा दूं तो आयोडीन कम नेगेटिव होता है और क्लोरीन ज्यादा नेगेटिव होता है, तो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन फास्ट खींचेगा इस कार्बन से, और ये कार्बन तो बेचारा पहले ही इलेक्ट्रॉन कम है इसके पास में, तो ये और ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा। चूंकि स्टेबल होने के लिए कहता है मेरे इलेक्ट्रॉन जो छीन करके ले गया है, अगर कोई मेरा फ्रेंड मुझे इलेक्ट्रॉन दे दे तो मैं न्यूट्रल हो जाऊंगा और मैं स्टेबल हो जाऊंगा। और स्टेबल जो होते हैं वो कम क्रियाशील होते हैं। तो ये भी हो गया है कि टर्शियरी कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है, यानी कि वो कम क्रियाशील होता है, कम रिएक्शन करेगा। जिसके पास में कमी ज्यादा होगी वो अनस्टेबल होता है, तो वो ज्यादा हाथ पैर चलाएगा अपने आप को स्टेबल करने के लिए। इसका मतलब 1 डिग्री ज्यादा फास्टर रिएक्शन करता है। ये भी हो गया है। ये वो चीजें हैं, अगर इनका सही तरीके से स्टडी हमने कर लिया, ठीक से भी इनको समझ लिया, तो डेफिनेटली जो मैकेनिज्म होती है वो हमारे हाथ में होगी। दूसरी बात, अगला पॉइंट ये लिखेंगे कि जब एरो के ऊपर लिखा रहता है H+, यानी कि एसिडिक मीडियम में होने वाली रिएक्शन, जो रिएक्शन एसिडिक मीडियम में होती हैं वो रिएक्शन कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट से होकर के प्रोडक्ट को बनाती हैं। याद कर लीजिए, बात लिख लीजिए। कई बार आता है कि मैच करिए, यहां पर रिएक्शन 1 2 3 4 है ना, रिएक्शन लिख दी या रिएक्शन का नाम लिख दिया और इधर लिख दिया उनके इंटरमीडिएट। तो यहां आपको इतना याद रखना पड़ेगा, कोई नेम रिएक्शन है तो उस नेम रिएक्शन में कैटलिस्ट क्या था, एसिड था या बेस था। अगर एसिड कैटलिस्ट है तो उसका संबंध कार्बोकैटायन से है। जैसे एक अभिक्रिया है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, नाम सुना है ना, फ्रीडल क्राफ्ट। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया आपको पता है। बस इतना बता दूं कि कैटलिस्ट क्या होता है। बिल्कुल सही, आप जवाब सही दे रहे हैं कुछ बच्चे। AlCl3 लुईस एसिड की प्रेजेंस में होती है। तो लुईस एसिड, एसिड आ गया ना, अब वो एसिड कोई भी हो, HNO3 H2SO4 AlCl3 कोई भी एसिड हो, तुरंत समझ जाइए कि जी इस रिएक्शन में जो इंटरमीडिएट बनेगा वो कार्बोकैटायन ही बनेगा। तो जितनी भी एसिड की प्रेजेंस में होने वाली रिएक्शन है, दे गो वाया कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। स्टेबिलिटी ऑर्डर इज टर्शियरी, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज देयर स्टेबिलिटी, these are electron deficient,
ये इसके बारे में। हाइब्रिडाइजेशन इज sp2 ट्रायंगुलर प्लेनर स्ट्रक्चर। ये 5-6 पॉइंट मैंने अभी बताए हैं आपको, अभी के लिए सफिशिएंट है।